Next chapter we are going to start with microbes in human welfare. तो chapter easy है. If we start with the microbes, so microbes in human welfare. सबसे पहले microbe present का है. तो microbe is present everywhere. Microbes है कौन कौन? तो microbes belong करता है सारे kingdom से, लगभग सारे kingdom से, कोई ना कोई तो होगा ही. तो प्रोटोजोआ हो गए, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स. तो ये सब किंगडम से बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, माइक्रोब्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं? तो ये हर जगह है. सॉइल में है, वाटर में है, एयर में है, बॉडी के अंदर है, हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट है, आर्की बैक्टीरिया वगैरह. फिर डीप लेयर ऑफ स्नो में है, कंपोजिट पिट्स में और डीप ओशन ट्रेंचेस में. तो हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट है. हम इस चैप्टर को माइक्रोब्स के एडवांटेज के साथ डिवाइड करेंगे. जैसे सबसे पहला, माइक्रोब यूज्ड एज हाउस होल्ड products, microbe used as industrial product, microbe used in sewage treatment, microbes used in biogas production, microbe used in biocontrol agent, and microbe used in biofertilizer. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोब यूज इन हाउस होल्ड प्रोडक्शन. तो क्या क्या, सबसे पहले है कर्ड, दही. तो दही बनती है, तो इसमें क्या करते हैं? मिल्क लेते हैं हम लोग. मिल्क लिए, मिल्क के अंदर हम लोग इनोक्यूलम ऐड करते हैं. क्या ऐड कर दिया मैंने? इनोक्यूलम. इनोक्यूलम मतलब मैं थोड़ा सा दही ऐड कर दिया. वो दही क्यों ऐड किया? क्योंकि वो जो दही होगा, दही के अंदर लैक्टोबैसिलस के बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे. लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होगा, तो वो ट्रांसफर होगा मिल्क में, जिसकी वजह से मिल्क के अंदर क्या होगा? बैक्टीरिया है, और वहां पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड प्रोड्यूस करेगा. और ये पार्शियली डाइजेस्ट जो मिल्क होगा उसको क्या करेगा? कोएगुलेट कर देगा. और जिसकी वजह से ये जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, इसी के साथ साथ अगर कर्ड है, तो कर्ड के अंदर अच्छा खासा विटामिन B12, लैक्टोबैसिलस होंगे. और लैक्टोबैसिलस आर गुड बैक्टीरिया, और ये विटामिन B12 के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे. अगर मैं विटामिन B12 के अमाउंट को इंक्रीज करता हूँ, इससे एक और फायदा होता है बॉडी में. अगर विटामिन B12 का लेवल ज्यादा होगा तो ये एरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प करता है. विटामिन B12 हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस. तो लैक्टोबैसिलस हेल्प्स इन एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि लैक्टोबैसिलस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा. विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा तो ये मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करेगा, और दैट इज नोन एज एरिथ्रोपोइसिस में ये हेल्प किया. नेक्स्ट, ये बहुत सारी डिजीज कॉज करने ऑर्गेनिज्म को चेक करेगा इंटेस्टाइन में. तो इसके लिए 3 पॉइंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो lactobacillus bacteria, it produces acid that coagulate and partially digest the milk protein. उसको मिल्क प्रोटीन को partially digest कर देगा. दूसरा, विटामिन B12 का लेवल बढ़ाएगा, जिसकी वजह से वो मैचुरेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करेगा, बाकी बॉडी के फंक्शन तो करेगा ही. और नेक्स्ट, ये बहुत सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा? ढूंढेगा है कि नहीं, क्या कर रहे हो उस हिसाब से. नेक्स्ट इज डॉ. सबसे पहला इसमें पढ़ते हैं हम लोग इडली. इडली एंड डोसा. इडली एंड डोसा इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया. सेकेंड इज पफिनेस अपीयरेंस इज ड्यू टू CO2 गैस. फर्मेंटेशन होगा, CO2 गैस होगा. CO2 गैस से ये कुछ स्ट्रक्चर है. अभी इसका फर्मेंटेशन हो रहा है. फर्मेंटेशन होने के बाद इसमें से ये CO2 गैसेस है सब. थोड़े टाइम के बाद CO2 गैसेस यहाँ से निकल जाएंगी. तो यहाँ पे चीजें क्या बच जाएगी? ओपनिंग बच जाएगी, जिसकी वजह से पफिनेस आ जाएगा. और पफिनेस ड्यू टू CO2 गैस. एंड नेक्स्ट, ब्रेड इज फर्मेंटेड बाय फंगाई, और उसका नाम है ईस्ट. देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज बेकर ईस्ट. Saccharomyces cerevisiae, that is yeast, is also known as Brewers yeast because it also helps in the form in alcohol production, जो हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज टॉडी. टॉडी एक ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रिंक है, जिसको हम लोग फर्मेंट करते हैं फ्रॉम द सैप ऑफ अ प्लांट ट्री.
तो toddy is a fermented product of sap that we obtain from a plant tree, palm tree, and it is a traditional South Indian drink. Next is cheese. Cheese can be fermented by fungi and it can be fermented by bacteria. अगर मैं फंगाई से बना रहा हूँ तो उस फंगाई का नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्ट है, और जिसकी वजह से रॉकफोर्ट चीज बनेगा। और दूसरा है बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी शर्मानी, और जिसकी वजह से चीज कौन सा बनेगा, स्विस चीज। और चीज इज अ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड जो कि माइक्रोब्स जिसमें यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में तो बहुत सारा अमाउंट बनाना पड़ता है ना, तो बहुत सारा अमाउंट बनाने के लिए हम लोग माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो सबसे पहला है ब्रेवेजेस। इसमें हम लोग फर्मेंटेशन यूज करते हैं, लेकिन इससे पहले ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज होने वाला है ना, तो अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की हम लोग बातें कर रहे हैं तो हमें बड़े बड़े फर्मेंटर्स लगेंगे, ताकि हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ चीजों को बना सके, और बनाने के बाद फिर इन्हें हम लोग सेल कर सके। तो जिसके वजह से हम लोग क्या यूज करेंगे, फर्मेंटर, और जिसका वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर्स के आसपास होगा। नेक्स्ट इज ब्रेवेजेस। अब इसके अंदर तो जो भी है इट इज फर्मेंटेड बाय माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस, और ये फर्मेंट कौन करेगा, ईस्ट करेगा। तो जो भी ब्रेवेजेस बनने वाला है वो बनाने वाला कौन, ईस्ट, और वो यूज क्या करेगा, सीरियल्स यूज करेगा या तो फ्रूट जूस यूज करेगा। जैसे अगर बार्ली यूज किया गया, बार्ली यूज करने पे बियर बनता है, और अगर मैं ग्रेप्स यूज करता हूँ तो ग्रेप्स यूज करने पे वाइन मिलता है। तो फ्रूट और माल्टेड सीरियल्स दोनों यूज करके मुझे मिल गया, बट ये दोनों ही विदाउट डिस्टिलेशन है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। अगर मैं इसको कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, इसको भी मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ बाय द प्रोसेस डिस्टिलेशन, तो दोनों को मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ विद द प्रोसेस कौन सा, डिस्टिलेशन से, तो बियर विल कन्वर्ट इनटू विस्की एंड वाइन विल कन्वर्ट इनटू ब्रांडी। तो ऐसे याद रखने का, जो बड़े बड़े नाम है, विस्की, ब्रांडी, ये सब कुछ आफ्टर डिस्टिलेशन होगा, एंड वाइन एंड बियर ये दोनों कैसे होंगे, बिफोर डिस्टिलेशन होंगे। तो इसलिए लिखा हुआ है बेवरेजेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। अगर बार्ले है तो बियर बनेगा, अगर ग्रेप्स है तो वाइन बनेगा। बार्ले है, अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कर दिए बियर बना, बियर का कॉन्सेंट्रेशन किया, अगर डिस्टिलेशन किया तो मुझे क्या मिलेगा, विस्की, और वाइन से मुझे क्या मिलेगा, ब्रांडी। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स वो केमिकल है जो कोई ना कोई माइक्रोब्स बनाएगा, इट इज फॉर्म बाय सम माइक्रोब्स, और वो दूसरे माइक्रोब्स को या तो मार देगा या तो उसकी ग्रोथ को कम कर देगा, स्टॉप कर देगा। तो एंटीबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स, और वो दूसरे लोग या तो मारेगा या तो फिर उसकी ग्रोथ को रोक देगा। इसकी डिस्कवरी जल्दी हुई है, और एक अच्छी डिस्कवरी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर। जब उन्होंने उनके पेट्रोडिस थी, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा आया जहां पे कोई,
माइक्रोब्स ग्रो ही नहीं किया, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, मतलब स्टाफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। वहीं बाकी हर जगह बैक्टीरिया अपने एक पैटर्न में ग्रो किया, बट पर्टिकुलर इस एरिया में ग्रोथ नहीं हुई। तो थोड़े टाइम बाद जब अच्छे से उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा यहाँ पे एक नया स्पीसीज था जिसका नाम था मोल्ड। उनको उन्होंने बोला मोल्ड, मोल्ड इज अ फंगाई। तो बोले फंगाई था यहाँ पे, जिसकी उसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम, और जिसने एक केमिकल बनाया जिसका नाम था पेनिसिलिन, और उस पेनिसिलिन ने यहाँ पे जो बैक्टीरिया थे उनको मार दिया, या तो उनकी ग्रोथ होनी यहाँ पे नहीं थी। और ये फंगाई कहाँ से आया, क्योंकि वो वॉश नहीं किया हुआ था और मॉइस्चर था, तो फंगाई कहीं से भी आ गया। तो जिसकी वजह से इसके आजू बाजू में कहीं भी स्टाफाइलोकोकस ने ग्रोथ नहीं की। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया। फिर दो लोग थे, अर्नेस्ट चेन एंड फ्लोरी। ये लोग ने ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यूज किया, तो जिसकी वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया। फ्लेमिंग को, विथ अर्नेस्ट चेन प्लस हॉवर्ड फ्लोरी, इन सबको क्या प्रोवाइड किया गया, नोबेल प्राइज। इन द ईयर 1945। नेक्स्ट हम लोग एंटीबायोटिक को जब क्लासीफाई करते हैं तो उसको दो बेसिक कैटेगरी में क्लासीफाई किया मैंने। सबसे पहला इज बैक्टीरियोलाइटिक एंड दूसरा इज बैक्टीरियोसिडल, एंड द नेक्स्ट इज बैक्टीरियोस्टैटिक। ये दो क्लासिफिकेशन हो गई, बट एक और क्लासिफिकेशन होता है, एक और टाइप होता है, दैट इज लिमिटेड। बाद में तो दो टाइप में डिवाइड किया, बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल बैक्टीरिया को मारने वाला, सिडल इज किलिंग, whereas बैक्टीरियोस्टैटिक इज इनिबिटरी, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करेगा। अब जो बैक्टीरियोसिडल होते हैं वो नॉर्मली सेल वॉल पे अफेक्ट करते हैं, मेम्ब्रेन पे या तो उनके एंजाइम्स पे। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं जो मार देते हैं वो उनके प्रोटीन सिंथेसिस पे हेल्प कर जाके उसको इनिबिट कर देते, स्टॉप कर देते। बैक्टीरियोसिडल का एग्जांपल है पेनिसिलिन और फ्लेक्सासिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड, और जिसमें से अमाइनो ग्लाइकोसाइड विल एक्सेप्शनली वर्क ऑन प्रोटीन सिंथेसिस पे वर्क करता है वो। और एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल, दे आर द बैक्टीरियोस्टैटिक्स। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल ग्रोथ को किल करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेगा। बैक्टीरियोसिडल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करके उसको मार देगा, और बैक्टीरियोस्टैटिक उनकी प्रोटीन सिंथेसिस बंद करके उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। और दोनों के एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स में तीन पार्ट होते हैं, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंड द लास्ट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल कर ले। नैरो स्पेक्ट्रम या तो सिर्फ अगेंस्ट, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, दोनों के अगेंस्ट वर्क नहीं करेगा वो। अब लिमिटेड स्पेक्ट्रम ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करता है, तो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वर्क करेगा लिमिटेड स्पेक्ट्रम। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के एग्जांपल वेनेकोमाइसिन, ऑफ्लेक्सिन, क्लोरामफेनिकोल, एम्फिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। और नैरो स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन जी एंड सल्फोनामाइड्स।